नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। तमाम विकसित देश आज जूझ रहे हैं एक चक्रव्यूह के अंदर। जी हां, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, इजराइल और गाजा की अगर हम बात करें तो यहां पर तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। और पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान में भी तबाही का मंजर देखने को मिला है पिछले कई दिनों से। तो हर जगह तनाव की स्थिति है। भारत कहां पर स्टैंड करता है, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। शुरुआत गाजा से करते हैं। गाजा में युद्ध विराम के बाद इजराइल का सबसे बड़ा हवाई हमला देखने को मिला, जिसमें कम से कम 400 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। इजराइल ने बुरेजी इलाके में शरणार्थी कैंपों पर हमले किए। विस्थापित फिलिस्तीनियों ने एक स्कूल में शरण ली हुई थी, उस स्कूल को भी निशाना बनाया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खूनी खेल का आगाज। युद्ध विराम के बाद इजराइल का सबसे बड़ा हमला। गाजा तबाही की ओर। हमास के मंत्री समेत 250 से ज्यादा की मौत। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में कम से कम 326 लोग मारे गए हैं। युद्ध विराम के बाद गाजा में किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें इतने लोगों की मौत हुई है। वहीं हमास ने चेतावनी दी है कि गाजा में इजराइल के नए हमले युद्ध विराम का उल्लंघन है और ये बंधकों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसके साथ ही इजराइल ने लोगों से गाजा पट्टी खाली करने के लिए कहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर बड़ा हवाई हमला किया है। मंगलवार को सुबह हुए इजरायली एयर स्ट्राइक से पूरा गाजा थर्रा गया। इजराइल का यह हमला पिछले 15 महीनों के सबसे भीषण हमलों में से एक है। इस हमले के साथ गाजा में 57 दिनों की शांति के बाद फिर से खूनी खेल शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हवाई हमलों में गाजा में आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय में संगठन और प्रशासन प्राधिकरण के प्रमुख और हमास के एक सीनियर अधिकारी ब्रिगेडियर बहजत हसन अबू सुल्तान और उप आंतरिक मंत्री जनरल महमूद अबू वत्का की मौत हो चुकी है। इजराइल ने युद्ध विराम समझौते के 42 दिन के पहले चरण के बाद दूसरे चरण की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध विराम को लेकर फिर से बातचीत शुरू की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने अपने बयान में कहा, इजराइल ने इस हवाई हमले का फैसला हमास की ओर से इजरायली बंधकों को रिहा करने से बार बार इनकार करने और शांति वार्ता के फेल होने के बाद लिया है। हमास में जिस तरह से त्रासदी देखने को मिली है, अमेरिका की चेतावनी नजर आ रही है। सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 15 महीने की जंग में गाजा कितना बर्बाद हुआ है। गाजा में अब तक कितनी बर्बादी, ग्राफिक्स के जरिए देखिए। गाजा 15 महीने में 90% बर्बाद हो गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का इजराइल पर हमला। हमास ने 1139 लोगों को मारा, 251 लोगों को अगवा किया। इजराइल के पलटवार में 46,000 से ज्यादा मौत। 50,000 बच्चे कुपोषण का शिकार। हमास ने कहा, गाजा को जबरन खाली नहीं कराया जा सकता। हमास का आरोप है कि ट्रंप उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इजराइल के सभी कैदियों को रिहा करो, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। अल-मसरी ने कहा कि ट्रंप को जो बाइडेन की नीतियों पर नहीं चलना चाहिए। इजराइल का गाजा में ताजा हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका ने शनिवार से यमन में एयर स्ट्राइक का सिलसिला शुरू किया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि हूती ग्रुप के दर्जनों सदस्य उसके हमलों में मारे गए। वहीं हूती विद्रोहियों ने कहा है कि कम से कम 53 लोग मारे गए। आपको बता दें कि उत्तरी यमन के ज्यादातर हिस्से पर नियंत्रण करने वाला हूती ग्रुप ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में नवंबर 2023 से लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया और करीब 100 से ज्यादा हमले किए। उनका कहना था कि वे गाजा में इजराइल के युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दर्शाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमास ने चेतावनी दी है कि मंगलवार की सुबह इजराइल के नए हवाई हमलों ने उनके बीच हुए सीज फायर को तोड़ दिया है। उसने साथ ही धमकी भरे अंदाज में ये भी कहा है कि इजराइल की सरकत ने बंधकों के भाग्य को खतरे में डाला है।
इजरायल ने कहा कि उसने सीज फायर को बढ़ाने के लिए चल रही बातचीत में कोई प्रगति न देखते हुए गाजा पट्टी में हवाई हमले किए हैं। अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि इजरायल ने ये हमले दबाव बनाने की रणनीति के तहत किए या 17 महीने पुरानी जंग फिर से शुरू हो गई। बड़ा सवाल यही कि तबाही कब तक। इधर अमेरिका के 42 और 30 दिन के फॉर्मूले ने दुनिया के देशों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिका ने अपने हित को साधने के लिए इजरायल और हमास के बीच 42 दिनों का अस्थायी सीज फायर करवाया था। जैसे ही अमेरिका का काम बन गया, उसने सीज फायर से खुद को बाहर कर लिया। सीज फायर से अमेरिका बाहर निकलते ही इजरायल ने गाजा पर मजबूती से हमला बोल दिया। गाजा पर इजरायल के हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच भी बात जो है वो तनाव जो है वो बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिन का अस्थायी सीज फायर हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये थम जाएगा? रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा? क्या है कारण युद्ध का? इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। वर्ष से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के मार्ग प्रशस्त होते नजर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर 30 दिनों के लिए हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। पुतिन ने रूसी सेना को हमले रोकने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंगलवार को फोन पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली बातचीत के बाद पुतिन ने अमेरिका के उस प्रस्ताव पर सहमति जताई जिसमें रूस और यूक्रेन को 30 दिनों के लिए एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला बंद करने को कहा गया था। पूर्ण संघर्ष विराम समझौते पर शांति वार्ता के उद्देश्य से वार्ता तुरंत शुरू होगी। वार्ता के दौरान पुतिन ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि 30 दिवसीय व्यापक युद्ध विराम को स्वीकार करने से मना कर दिया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन इस तरह के युद्ध विराम का इस्तेमाल सैनिकों को जुटाने और खुद को फिर से हथियार बंद करने के लिए कर सकता है। पुतिन ने कहा कि स्थायी शांति समझौता तभी होगा जब यूक्रेन को विदेशी सैन्य सहायता और कीव को खुफिया जानकारी देना बंद किया जाएगा। ट्रंप और पुतिन के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के 175 युद्ध बंदियों को रिहा करेंगे। रूस 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को कीव को सौंपेगा। ट्रंप ने इस मामले में अपनी टिप्पणी में कहा कि पुतिन के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हमने सभी ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचे पर तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और अंततः रूस और यूक्रेन के बीच इस भयानक युद्ध को समाप्त करेंगे। जितनी आसानी से ये राह नजर आ रही है उतनी है नहीं, क्योंकि रूस और यूक्रेन आपस में बात नहीं करते। सामंजस्य बिठाने में कई साल लग सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष 2014 में शुरू हुआ, जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ रूस और दूसरी ओर यूक्रेन और उसके समर्थक सेनाएं शामिल हैं। युद्ध क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों पर केंद्रित है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव विशेष रूप से 2021 से 2022 तक भड़क उठा, जब ये स्पष्ट हो गया कि रूस यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाह रहा है। फरवरी 2022 में संकट गहरा गया और रूस को वश में करने के लिए राजनयिक वार्ता विफल हो गई। इसकी परिणति रूस में 22 फरवरी 2022 को अलगाववादी नियंत्रित क्षेत्र में सेना के स्थानांतरण के रूप में हुई। क्या है युद्ध का कारण, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव पुराना है। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के द्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन रूस के साथ युद्ध के खौफ में पिछले 8 साल से था। रूस का दावा था कि यूक्रेन उसका हिस्सा है। हमेशा यूक्रेन का पश्चिमी देशों की ओर के झुकाव के खिलाफ था। कई बार लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। 1991 से पहले ही दोनों देश बृहद सोवियत संघ का हिस्सा थे, जो कि 15 गणराज्यों का एक संयुक्त देश था। यूक्रेन में तभी से 2 तरह के लोग देखने को मिलते हैं, एक वे जो रूसी समर्थक हैं और दूसरे वे जो यूक्रेन के रूस से अलग स्वतंत्र रखना चाहते हैं। यूक्रेन में कुछ समय पहले रूस समर्थित सरकार गिरने के बाद व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति बने थे। जेलेंस्की रूस समर्थक ना होकर पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब जाना चाहते हैं। यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य होने के साथ नाटो का भी सदस्य बनना चाहता है। इसके अलावा नाटो भी क्रीमिया हमले के समय से ही रूस की विस्तारवादी नीयत पर संदेह करता आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ जेलेंस्की है और एक तरफ पुतिन है। इन तीनों के बीच वार्ता को अगर हम देखें तो सामंजस्य बिठाना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि अमेरिका कह रहा है कि युद्ध विराम होगा
लेकिन कब तक होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतने लंबे समय से अगर विवाद चल रहा है तो उसे 1 घंटे के फोन कॉल पर समेटना मुश्किल होगा। ऐसे में इंतजार करना होगा, हस्तक्षेप होंगे और उसके बाद ही ये तय होगा। हालांकि जो कमिटमेंट अमेरिका की तरफ से की गई है उस पर नजर बनाए रखेंगे। पाकिस्तान में भी लगातार कोहराम देखने को मिल रहा है। आतंक का पनाह पाकिस्तान आज अपने घर में त्रस्त हो चुका है। हाल ही के दिनों में एक के बाद एक आतंकी हमले ने पाकिस्तान को गहरा आघात पहुंचाया है। आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान को बलूच आर्मी लगातार घाव दे रहा है। ये सिलसिला अभी का नहीं है, काफी समय से लगातार चलता आ रहा है। टारगेट इंसान है, जान जा रही है। कब थमेगा ये सिलसिला, बड़ा सवाल है। आतंक का पनाह पाकिस्तान आज अपने घर में त्रस्त हो चुका है। हाल के दिनों में एक के बाद एक आतंकी हमले ने पाकिस्तान को गहरा आघात पहुंचाया है। आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान के लिए यह हमला ना भरने वाला घाव बन चुका है। ट्रेन हाईजैक, फिर सेना के काफिले पर हमला पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीर खींच चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान को बलूच आर्मी लगातार घाव दे रहा है। आखिर हम जानेंगे कि बलूच लिबरेशन आर्मी आखिर क्यों अपनी ही सरकार के खिलाफ है। पाकिस्तान का उग्रवादी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ट्रेन हाईजैक के बाद चर्चा में है। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही जाफरा एक्सप्रेस को बलूच ने हाईजैक कर लिया। ट्रेन में 450 यात्री सवार थे। ट्रेन पर हमले के बाद बलूच ने ट्रेन में 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इसमें कई सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। हमले के बाद बलूच आर्मी ने कई सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। बलूच के मुताबिक 90 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी गई, लेकिन पाकिस्तानी सरकार का मानना था कि हमले में 31 लोगों की जान गई है। हालांकि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दावा किया था कि 80 बंधकों को बलूच लिबरेशन आर्मी के कैद से छुड़ा लिया गया है। बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही जाफरा एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही थी। तभी बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलावरों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। यह हमला तब हुआ जब ट्रेन बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके गुडालार और पीरू कोनेरी से गुजर रही थी। अचानक हुए इस विस्फोट से ट्रेन में बैठे लोग भी हड़बड़ा गए। धमाके के बाद ट्रेन बेपटरी हो गई। इतने में ही बीएलए ने ट्रेन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद ट्रेन में बैठे लोग दहशत में आ गए और देखते ही देखते हमलावरों ने पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन में महिला, पुरुष, बच्चों समेत बुजुर्ग और सेना के जवान बैठे थे। इनमें बलूच आर्मी ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रिहा कर दिया, पर 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इनमें से कुछ लोगों को हमलावरों ने मौत के घाट भी उतार दिया। ट्रेन हाईजैक की खबर जैसे ही सरकार और देश के लोगों को मिली, हर तरफ खलबली मच गई। पाकिस्तान सरकार ने ट्रेन को हमलावरों से छुड़ाने के लिए सुरक्षा बलों को भेजा और पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने भी हमलावरों को चारों ओर से घेर लिया और दोनों ही तरफ से लगातार फायरिंग होने लगी। इस बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि 100 से ज्यादा मुसाफिर और सुरक्षा कर्मी हमारे कब्जे में हैं। आईएसआई के लोग भी हमारे कब्जे में हैं। बीएलए के मुताबिक पाकिस्तान एटीएस के लोग भी उनके कब्जे में हैं। ये लोग छुट्टियों पर पंजाब जा रहे थे। कथित तौर पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने मांग की थी कि उनके राजनीतिक कैदियों को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान सरकार उनके खिलाफ सैन्य अभियान चलाती है तो बुरे अंजाम के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने आजादी की मांग की है। बलोच में आजादी की मांग करने वाले संगठनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी है। बलूच आर्मी का मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से मुक्त कराना है। यही वजह रही कि पाकिस्तान ने साल 2007 में बलूच आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। दरअसल जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो वो 4 भागों में बटा था, जिसमें आखिर में बलूचिस्तान सूबा बना, जिसकी राजधानी क्वेटा है। बेशक बलूच पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उसे सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिला। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी की मांग क्या है और बलूच कौन है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान का सक्रिय सशस्त्र समूह है बलूच। ये बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी की मांग करते हैं। ये संगठन 2000 के दशक से संघर्ष कर रहा है। सरकार सेना के खिलाफ इसका संघर्ष जारी है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, तांबा और सोने से समृद्ध है। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इनका शोषण करती है। बलोच कौन है? बलोच लोग बलूचिस्तान के निवासी हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तक फैला है।
बलोच लोग लगातार अपनी आजादी की मांग करते रहे हैं। वो पाकिस्तान से अपनी आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान की आबादी काफी कम है। ये पाकिस्तान के सबसे गरीब प्रांतों में से एक है। बलोच लोग बलोची भाषा बोलते हैं। बलोच की अलग संस्कृति है। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा और वो आज भी बरकरार है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह सक्रिय हैं। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में डाला है। बलूचिस्तान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड परियोजना की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना का अहम हिस्सा है। ये 65 अरब डॉलर की निवेश योजना है। चीन यहाँ पर काम करती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या पाकिस्तान में एक बार फिर बलोच की तरफ से तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है? पाकिस्तान इस पर कैसे कामयाब होगी कि बलूचिस्तान को खुश रख सके? क्या बलूचिस्तान की मांग आगे भी यही रहेगी कि वो अलग राष्ट्र चाहते हैं? ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।